ओके, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श टीचिंग सेंटर में। साथियों, क्लास हम लोग लाइव ले रहे थे लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण नहीं हो पाया है। इसीलिए हम इसका वीडियो रिकॉर्ड करके ही डाल दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप सब जो है क्लास रेगुलर देख सके और क्लास जो है ना आपका डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, रेगुलरिटी आपका खराब ना हो। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर जो भी बच्चे 2023 में एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10 का बिहार बोर्ड से, उनके लिए यह बहुत ही बेहतरीन सेशन चल रहा है, ठीक है। जैव प्रकर्म चैप्टर पहला है बायोलॉजी का, जिसमें हम लोग लाइव क्लास में आधा से ज्यादा टॉपिक कवर कर चुके हैं और आज के इस क्लास में बाकी के जितने भी टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि चैनल पे जो नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और घंटी जो है जरूर बजा देंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और जाते जाते वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक ताकि वे भी पढ़ सके। आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में मनुष्य का पाचन तंत्र, ठीक है। मनुष्य का पाचन तंत्र समझेंगे हम। इसमें वही टॉपिक शामिल किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इस समय पढ़ेंगे वही जो एग्जाम के लिए है सही, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नल कहलाते हैं, ठीक है। और ये आहार नल जो होता है ना, इससे जुड़ा हुआ कुछ पाचक ग्रंथियां होती है जो पाचन के लिए पाचक रस यानी डाइजेस्टिव जूस स्रावित करती है, जिससे भोजन का पाचन होता है, ठीक है। आहार नल जो होता है इससे संबंधित पाचक ग्रंथियां होती है जो पाचक रस स्रावित करती है और उसी से भोजन का पाचन होता है। भोजन के अणु खंडित हो पाते हैं, टूट पाते हैं। पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। यह एक कुंडलित रचना है। देखिए, आहार नल क्या है, तो यह एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। याद रखिएगा कि एग्जाम में पूछा जाएगा कि आहार नल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख्य गुहा से ही शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है, ठीक है। यानी भोजन हम लोग जहां से ग्रहण करते हैं और पाचन होने के बाद जो मल द्वार से अवशिष्ट पदार्थ निकाल दिए जाते हैं वहां तक फैला होता है। आहार नल के विभिन्न भागों की रचना तथा उनके कार्य निम्नलिखित हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, मुख्य गुहा पहला भाग है। मुख्य गुहा, ठीक है। मुख्य गुहा आहार नल का पहला भाग है। यह ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। मुख्य गुहा को बंद करने के लिए दो ऊपरी तथा निचले मांसल होठ होते हैं, ठीक है। मुख्य गुहा में जीभ और दांत भी होते हैं। जीभ मुख्य गुहा के फर्श पर स्थित एक मांसल रचना है। इसकी ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां कहते हैं। वहीं स्वाद कलियों के कारण हम लोग सभी तरह के भोजन का स्वाद ले पाते हैं, ठीक है। मतलब पता चलता है स्वाद कलियों के द्वारा कि विभिन्न प्रकार के जो भोजन है उनके स्वाद कैसे हैं, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, ठीक है, आदि सभी का ज्ञान इसके द्वारा होता है। किसके द्वारा, तो स्वाद कलियों के द्वारा। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है, ठीक है। दांत मुख्य गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत व्यवस्थित होते हैं। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है उसे जड़ कहा जाता है, रूट कहते हैं। वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है उसे सिर या शिखर या क्राउन कहते हैं तथा बीच का जो भाग होता है वह ग्रीवा कहलाता है यानी गर्दन कहलाता है, नेक कहलाता है। अब जानेंगे हम लोग कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। दांत कितने प्रकार के होते हैं, आप सबको पता है कि दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो कर्तनक यानी इंसाइजर, उसके बाद दूसरा है भेदक या कैनाइनन, तीसरा है प्रीमोलर और चौथा है मोलर। 4 तरह के दांत होते हैं। कर्तनक का काम है काटना,
भेदक का मतलब है चिड़ना, फाड़ना इसका काम है। प्री मोलर और मोलर का काम है चबाना और पीसना इसका काम होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लार ग्रंथि की। तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितने? तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पहला पैरोटिड, दूसरा सबमेंडिबुलर सबमेंडिबुलर लार ग्रंथि, तीसरा कौन होता है? सबलिंगुअल सबलिंगुअल लार ग्रंथि। तो मनुष्य के मुख गुहा में इस प्रकार से 3 जो है लार ग्रंथि, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। चलिए आगे देखिए, ग्रसनी फैरिंग्स। मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी में खुलता है, यह ग्रसनी कहलाता है। ठीक है, मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है। इसमें 2 छिद्र होते हैं, एक होता है निगल द्वार और दूसरा होता है कंठ द्वार। निगल द्वार यानी जिससे हम लोग भोजन अ, अंदर की तरफ निगलते हैं उसको निगल द्वार कहते हैं। एक कंठ द्वार है जहां से आवाज हम लोग का निकलता है। ठीक है, साउंड हम लोग का निकलता है। कंठ द्वार के आगे एक पट्टी जैसी रचना होती है जो एपिग्लोटिक्स कहलाता है। ठीक है, कंठ द्वार के आगे जो पट्टी जैसी रचना होती है एपिग्लोटिक्स कहलाता है। अब इसका कार्य क्या है? तो मनुष्य जब भोजन करता है तब यह पट्टी कंठ द्वार को ढक देती है। जब भी हम लोग भोजन निगलते हैं ना, तो उस समय कंठ द्वार को ढकने का काम एपिग्लोटिक्स करता है, जिससे भोजन जो है श्वास नली में नहीं जाता है। कभी कभार हम लोग जो है ना ध्यान इधर उधर कर रहता है या जल्दी जल्दी में भोजन करते हैं, तो यह कंठ एपिग्लोटिक्स जो होता है ना कंठ द्वार को जल्दी ढक नहीं पाता है, जिसके चलते नाक में जो है ना भात जो है चला जाता है। ये मतलब अन्न का जो कण होता है वह चला जाता है। कई बार आप लोग जो है ना अक्सर ऐसा देखे होंगे। आप सभी के साथ ऐसा कभी हुआ होगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ग्रास नली। ग्रास नली क्या है और ग्रास नली में क्या होता है? तो ग्रास नली में देखेंगे कि मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। हम लोग जो भोजन मुख में रखते हैं तो वहां से लार ग्रंथियों से लार स्रावित होता है और वह भोजन को गीला बना देता है। ठीक है, तो ये जो है निगल द्वार के द्वारा कहाँ पहुंचता है? तो ग्रास नली में पहुंचता है। और ग्रास नली में पहुंचते ही ग्रास नली के दीवार में तरंग की तरह जो है ना संकुचन और शीतलन शुरू हो जाता है, जिसे क्रमानुकुंचन गति कहा जाता है। इसी क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन अंदर की तरफ जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है अमाशय यानी स्टोमक। यह एक चौड़ी थैली जैसी रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है, जहाँ भोजन जो है स्टोर होता है। ठीक, जहाँ पे भोजन जाके रुकता है। यहाँ देखिए अमाशय 3 भागों में बटा होता है। एक होता है कार्डियक, दूसरा फुंडियक और तीसरा होता है पाइलोरिक। चलिए आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखेंगे, जठर ग्रंथि। आगे देखेंगे हम लोग जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड। आमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं का स्तर होता है। कोशिकाओं की यह स्तर जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करता है। ठीक है, आमाशय की भीतरी दीवार से जो स्रावित होता है गैस्ट्रिक जूस, वह जठर ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक, जठर ग्रंथियों की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। श्लेष्मा कोशिकाएं, म्यूकस सेल्स, भित्तीय कोशिकाएं, पैरिएटल सेल्स, जाइमोजिन कोशिकाएं। ठीक है, इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं के स्राव का सम्मिलित रूप सम्मिलित जठर रस कहलाता है। इन तीनों से, ठीक है, इन तीनों से जो स्राव होता है उसको क्या कहा जाता है? जठर रस कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl
सलेस्मा तथा निष्क्रिय पेप्सिनोजेन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। ठीक है, और एक चीज जान लीजिए कि HCl का काम क्या होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम है कि बाहर से आए हुए बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, बैक्टीरिया को क्या करता है, मार देता है। आगे देखिए, आंत ग्रंथियां। छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियां होती हैं, इनका स्राव आंतरस कहलाता है। ठीक है, छोटी आंत में भोजन की क्रिया पूर्ण होती है, भोजन पाचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है, जिससे भोजन के जटिल अघुलनशील अणु सरल घुलनशील अणुओं में बदल जाता है। इस अवस्था में काइम और भी तरल हो जाता है और यह चाइल कहलाता है। ठीक है, पाचित भोजन यानी जो भोजन जो पचता है और लास्ट जो बचता है वह काइम कहलाता है। ठीक है, जो एकदम काइल जो होता है, काइम और भी तरल हो जाता है पानी की तरह, तो उसको चाइल कहा जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के भिलाई के द्वारा होता है। जो भिलाई जो है उंगलीनुमा होता है। ठीक है, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण बड़ी आंत में हो जाता है भिलाई के द्वारा। चलिए अगला पॉइंट पे आ जाते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है हमारा बड़ी आंत। ठीक है, बड़ी आंत। आइए, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन। छोटी आंत आहार नल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है, कोलन और मलाशय में। बड़ी आंत दो भाग कोलन और मलाशय में बटा होता है। कोलन तीन भागों में बटा होता है, ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, अधोगामी कोलन। अधोगामी कोलन रेक्टम में खुलता है। ठीक है, अधोगामी रेक्टम में खुलता है, जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। अगला पॉइंट है कि अपचा भोजन इलियम से कोलन में से होते हुए मलाशय में पहुंचता है। बड़ी आंत के इन भागों में अपचे भोजन के अतिरिक्त जल भी अवशोषित हो जाता है। अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर मलाशय में संचित रहता है, जहां से समय समय पर मल द्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यानी चैप्टर आपका समाप्त हुआ। ठीक है, जैव प्रकर्म जो होता है इसका द एंड हुआ। आशा करते हैं कि आप सभी को ये टॉपिक, ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आप लोग समय निकाल करके इसको एक दो बार और जो है ना वीडियो पूरा पूरा देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें हमने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराया है, और जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें कवर हो जाएगा इस चैप्टर का। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसका कंप्लीटली जितना भी ऑब्जेक्टिव है करा देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, प्रश्न है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन निम्नांकित किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो ये सब पढ़ा दिए हैं कि खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है और जाइलम के द्वारा जल का वहन होता है। तो इस प्रकार से जो है ना, बाकी जितना भी और प्रश्न है हम लोग जैव प्रकर्म में पोषण और श्वसन से संबंधित ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। अगला टॉपिक जो ऑब्जेक्टिव में है हमारा परिवहन है। ठीक है, तो सब्जेक्टिव एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, और यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक दो बार रिवीजन कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद परिवहन से जो है संबंधित सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, फिर दूसरे चैप्टर में चलेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि दो से तीन वीडियो में आपका एक एक चैप्टर कवर कर दे, और केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे प्रश्न। ठीक है, और आप ज्यादा लाभान्वित हो सके, कम समय में बेहतर तैयारी कर सके। चलिए, ये बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए। आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो कमेंट करें, टेलीग्राम पे जा करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे कैसे जुड़ना है, तो आप जा करके टेलीग्राम में सर्च करेंगे, हम आपको बता देते हैं कैसे जुड़ना है। टेलीग्राम में जाएंगे और टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे CS आदर्श। ठीक है, CS आदर्श टीचिंग सेंटर, इस प्रकार से आएगा, और वहां पे आपको ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और आप जो है ना अपने दोस्तों को जरूर जोड़िए,
एक हमारा ग्रुप है टेलीग्राम में, यहाँ पे ठीक इसका लिंक जो है आप अपने दोस्तों तक भेजिएगा और अपने दोस्तों को यहाँ से जोड़ भी सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे जैसे ही क्लिक करिएगा ऊपर लिखा रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे, ऐड मेंबर्स में जाएंगे और यहाँ पर जा करके किसी का भी नंबर जो है ना आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, किसी का भी नंबर यहाँ पे आप जा करके जोड़ लेंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो आपको देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में या लाइव क्लास में। जय हिंद।